तो हमने क्रिस्टलाइन और अमोर्फो सॉलिड को हमने स्टडी किया था। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत आपसे जान लेता हूँ आपने पढ़ा है या नहीं। ठीक है, तो मानसी, ओके बेटा बताओ, व्हाट आर अमोर्फो सॉलिड्स के बारे में थोड़ा सा बताओ। ओके ओके गुड। नाउ अंकित चोत्रा, अंकित, ओके व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा। ओके शिवांगी, शिवांगी फर्स्ट। शिवांगी नहीं, दूसरी वाली को बोला था मैंने, चलो आप ही बता दो। व्हाट आर एनाइसोट्रॉपिक नेचर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ओके ओके, तो ये थोड़े से हमने डिस्कस किया था। जो आज जिनको नए ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं, मैंने एक पीडीएफ भेजूंगा मैं आपको, तो आपने उसमें जो है उसको थोड़ा बहुत उसमें नोट कर लेना है आपने। ठीक है, जो भी उसमें बताया मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। जो उन्होंने अभी डेफिनेशंस बताई उसके बारे में ही हमने वहाँ पे स्टडी किया हुआ है। ठीक है, तो अभी रुचि जो आप बोल रहे थे कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या हो, तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या हुआ इसमें का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास क्रिस्टल होता है उसमें क्या होता है कि रेगुलर एंड प्रिडिक्टेबल अरेंजमेंट होती है एटम्स की ओवर ए शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड और शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर, उसमें यानी कि थोड़े से डिस्टेंस में रेगुलर अरेंजमेंट होगी, प्रिडिक्टेबल अरेंजमेंट होगी। जैसे NaCl है तो NaCl की वहाँ पे बिल्कुल जो है थोड़े से पीरियड के लिए, थोड़े से डिस्टेंस के लिए बिल्कुल अरेंजमेंट होगी उसमें, कैसी आपकी रेगुलर, उसको ही हम यहाँ पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोल देते हैं। ठीक है, और लॉन्ग रेंज ऑर्डर में हमारे पास इस तरह से जनरली क्या होता है, जो हमारे ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इसमें दोनों तरह के आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा। शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी मिलेगा इसमें, लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी मिलेगा। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे प्रिडिक्टेबल पहले से ही हमें पता होगा कि इतना सा ही इसमें क्या होगा, जो है अरेंजमेंट होगा थोड़े से टाइम पीरियड के लिए, थोड़े से डिस्टेंस के लिए। ठीक है, और अमोर्फो सॉलिड जो होते हैं ये जनरली शॉर्ट रेंज ही होते हैं, बट इसमें अनइवन अरेंजमेंट होती है। ठीक है, तो ये मतलब हुआ इसमें जो आप पूछ रहे थे। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। नाउ अब जो नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी कि हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अब क्लासिफाई करना है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपने आपका जो सिलेबस है उसमें हम लोग सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ही स्टडी करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो आपके सिलेबस में है वो अमोर्फो सॉलिड नहीं है। ओनली जो डिटेल स्टडी करेंगे हम वो किसकी करेंगे, ओनली एंड ओनली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ही हम स्टडी करेंगे। अमोर्फोस के बारे में जितना मैंने आपको बताया, इसकी डेफिनेशन, इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज और इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ये आपको पता होना चाहिए। और एक दो एग्जाम्पल भी इसके आपको आने चाहिए, जैसे ग्लास हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, तो ये दीज आर द एग्जांपल ऑफ अमोर्फस सॉलिड। नाउ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू मेनली 4 टाइप्स। तो 4 टाइप्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिवाइड किया हुआ है। अब वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं, तो वी हैव फर्स्ट वन इज आयनिक सॉलिड। जो हम स्टडी यहाँ पे करेंगे फर्स्ट वन इज आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे।
Second one is we have molecular solid. Molecular solid. Third one is covalent or network solid. यहां से आपको क्वेश्चन भी आता है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी कि आपको यूपीएससी में किस तरह का क्वेश्चन आता है या आपके कंपटीशन में किस तरह का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। एंड फोर्थ वन इज मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड। तो ये चार तरह के टाइप्स हैं हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। फर्स्ट वन इज आयोनिक सॉलिड, सेकंड वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, थर्ड वन इज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, एंड फोर्थ वन इज मेटालिक सॉलिड। नाउ वी हैव टू स्टडी वन बाय वन। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आता है दैट इज आयोनिक सॉलिड। फर्स्ट वन इज आयोनिक सॉलिड। तो एज द नेम इंडिकेट, जैसा कि यहाँ पे नाम ही इंडिकेट कर रहा है आयोनिक सॉलिड, तो यू नो दैट वेरी वेल जो आयनिक बॉन्ड होते हैं हमारे पास वो बनते हैं हमारे पास बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनता है और उसमें उसके वजह से वो बॉन्ड बनता है, तो उसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयन उसमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली तो बात आपने आयनिक सॉलिड्स में यही याद रखनी है कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं हमारे पास, इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, क्या मैं बोल रहा हूं, कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं आयनिक सॉलिड्स में, दे आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होती हैं। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछा जाता है इसमें कि व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयनिक सॉलिड। तो वहां पे आपको सिंपली पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, या आप इनको कैटायन और या एंड एनायंस भी बोल सकते हैं। कैटायन एंड एनायंस आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयनिक सॉलिड। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आयनिक सॉलिड्स की बात करूं तो हमारे पास NaCl बनता है जिसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है। तो ये क्या है, एक हमारे पास आयनिक सॉलिड्स। इसमें इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, दीज आर अरेंज्ड इन 3D स्पेस। किसमें ये अरेंज्ड होते हैं, दीज आर अरेंज्ड इन ए 3D स्पेस। And one more thing you have to know about the ionic solid is that these ions are held by strong Coulombic forces या strong intermolecular forces of attraction या strong electrostatic forces of attraction इनके बीच में होती है। तो मैंने क्या बोला कि these are held together by strong Coulombic forces. These are और these ions भी लिख सकते हो आप, these ions are held by strong Coulombic forces, that is जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। नाउ अब इसके कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आयनिक सॉलिड्स के, वो भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आप जानते ही हैं कि ये जो हमारे पास आयनिक सॉलिड्स होते हैं, इनमें हमने देखा अभी कि इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जिनके कारण इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो यू सी इन योर होम, अगर आप एक तवे के ऊपर थोड़ा सा क्या करते हैं, जो NaCl है उसको आप गिरा दें, ठीक है, तो ये जो NaCl है अगर आप इसको हीट करें, हीट करने के बाद क्या होगा, ये पूरी तरह से मेल्ट ही नहीं होगा, क्योंकि NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, पहले भी आपको बताया, बहुत ज़्यादा हाई होता है, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, वो कैसे चेक करेंगे आप एक विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर आप कर सकते हैं। अगर हम हमारे पास ये हमने क्या किया, ये वाटर लिया, वाटर को हमने क्या किया, हीट किया, तो ये तो आप सभी जानते हैं कि वाटर जो है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करता है, आपका बॉईल हो जाता है। बट इफ आई ऐड सम सॉल्ट इन दिस सॉल्यूशन, तो यू सी दैट कि जो हमारा ये जो सॉल्यूशन होगा, जब इसमें हमने NaCl डाल दिया है, तो अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 नहीं होगा, 100 से काफ़ी बढ़ चुका होगा, 100 से काफ़ी ऊपर इसका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका होगा। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होती हैं, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं इस केस में वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती हैं। ठीक है, तो जो हमारा आयनिक सॉलिड्स होते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आपसे पूछें कि क्यों इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, तो अब आप आंसर इसका कर सकते हो। ठीक है, सेकंड थिंग जो यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि दे हैव और दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर व्हेन दीज आर इन सॉलिड स्टेट। जो हमारे पास आयनिक सॉलिड्स होते हैं, जब ये सॉलिड फेज में होते हैं तो ये क्या होते हैं, ये वर्क करते हैं एज ए इंसुलेटर। ये भी आप जानते हैं, NaCl का ही आप एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, NaCl को जब सॉलिड स्टेट में होता है, अगर हम इससे काम करवाना चाहें एज ए इलेक्ट्रिकल इंडिकेटर और इस कंडक्टर की तरह हम इसका यूज करेंगे, तो उस टाइम पे ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। बट व्हेनेवर वी जब हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम मेल्ट कर देंगे, व्हेनेवर वी मेल्ट द NaCl, तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। किसमें ब्रेक हो जाएगा, इसके कैटायन और एनायन में, जो क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इनको क्या बोलते हैं हम, कैरियर। दीज आर इलेक्ट्रिसिटी कैरियर। ये क्या करते हैं, ये आयंस, और जो हमारे पास यहाँ पे आयंस, आयंस जब मैं बोलूंगा तो कैटायन और एनायन, तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, क्योंकि दीज आर फ्री टू मूव। जब हम इसको मेल्ट करेंगे तो ये दोनों अलग हो जाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह पे ये जा सकते हैं। तो जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, बट जब इनको हम मेल्ट कर देते हैं या इनको एक्व सॉल्यूशन में हम भेज देते हैं, तो इन दैट केस they are a conductor or they are good conductor of electricity. Now third point, ये भी आप जानते हैं कि they are soluble in polar solvent। polar solvent ये क्या होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में ये आपके सॉल्युबल होते हैं। अब कौन बताएगा मुझे पोलर सॉल्वेंट के बारे में, आरुषि क्या होते हैं बेटा पोलर सॉल्वेंट? एग्जाम्पल ही बता दो मुझे इसका। आरुषि, यस सर नो ही बोलो बेटा। नहीं, अंशुल,
ओके, और शिवांगी? पोलर सॉल्वेंट बेटा, what are polar solvent? ओके, कोई और? मानसी? यस, ठीक है। ऐसा हमारे पास कोई केमिकल है, ऐसा कोई हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है, जो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, नाम ही बता रहा है पोलर, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हो, ठीक है, या पॉजिटिव और नेगेटिव पोल प्रेजेंट हो, और इनको जब हम क्या करते हैं, ये आप क्योंकि क्यों होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स इसमें, क्योंकि इन दोनों जो भी यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट अटैच्ड होते हैं इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या क्या होता है, डिफरेंस होता है, जिसके कारण इसमें डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आ जाता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और कुछ ना कुछ उसमें डायपोल मोमेंट आया, ऐसे जो कंपाउंड होते हैं हमारे पास उनको हम पोलर कंपाउंड या पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्या है यहाँ पे, वाटर है, तो वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस जो हमारे पास ये जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, दीज आर ओनली डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वाटर को बनाया, तो वाटर ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास NaCl है, तो NaCl में भी क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब हम इसमें इस वाटर में, जो कि एक हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है, इसमें जब हम क्या करेंगे, NaCl को जब हम डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। अब इसके पीछे का रीजन आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, आपने दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी पढ़ी है कि क्यों ये इसमें घुलता है, क्यों हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, ये अपने आप ही घुल जाता है। तो उसके लिए आप +1 को याद कर सकते हैं कि वहाँ पे हमने हाइड्रेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वहाँ पे हमने लैटिस एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, ठीक है, और जो हमारी लैटिस एंथैल्पी है वो कम होती है, इन दैट केस हमारा जो भी कंपाउंड होगा वो अपने आप ही सॉल्वल हो जाएगा उस सॉल्वेंट में या उस पर्टिकुलर जो आपका कंपाउंड होगा उसमें। तो जो हमारे पास ये आयनिक सॉलिड होते हैं, these are soluble in polar solvent and insoluble in non-polar solvent. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, और जो लास्ट थिंग है इसमें, वो आपकी आती है कि यहाँ पे ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जो आयनिक सॉलिड्स के जो आयंस होते हैं, दीज आर क्लोजली पैक्ड, ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग electrostatic forces of attraction, due to strong electrostatic forces of attraction, the ions are closely packed and hence ionic solid are hard, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और ये तो आप जानते ही हैं कि सॉलिड्स होते हैं या जो नॉन मेटल होते हैं, आर ब्रिटल इन नेचर, तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास आयनिक सॉलिड्स के बारे में। तो मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि क्या क्या इसमें आपने याद रखनी है चीज़ें। आपने सबसे पहले तो याद रखनी है कि आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है, दैट इज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे कैटायन और एनायंस, या पॉजिटिवली और नेगेटिव आयंस। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसमें
जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, किस तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। उसके बाद आपको इसमें 1 और 2 एग्जांपल्स जो हैं वो याद रखने हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्यों, तो इसके पीछे का रीज़न यू नो वेरी वेल। आफ्टर दैट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये इंसुलेटर किस फेज में होते हैं, किस स्टेट में ये इंसुलेटर होते हैं और किस स्टेट में ये कंडक्टर का काम करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग यू हैव टू नो दैट व्हाट आर पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्या भी आपको एक आधा एग्जांपल याद होना चाहिए, क्यों ये पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। तो केमिस्ट्री का एक अच्छा रूल्स जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट थिंग, ये हार्ड होते हैं, क्यों हार्ड होते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। और इनमें जो अरेंजमेंट होती है ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड ये होते हैं, भी मैंने आपको इसकी अरेंजमेंट ये बताई थी। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे सॉलिड आते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं हमारे पास, नाम ही बता रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इस तरह के सॉलिड्स में द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। Constituent particles are molecules. Now, depending upon the nature of the molecules, the molecular solids are again subdivided into 3 types. जो molecular solids होते हैं हमारे पास, these are further divided into 3 subtype. कौन कौन से हैं ये सब टाइप? फर्स्ट वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर molecular solid. Second one is polar molecular solid. And third one is hydrogen bonded molecular solid. ये 3 सब टाइप्स हैं हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड के। फर्स्ट वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड वन इज polar molecular solid, third one is hydrogen bonded molecular solid. तो ये 3 तरह के जो सॉलिड्स हैं, इनके बारे में आपने लास्ट ईयर, अगर मैं आपको रिमाइंड करूं, आपने एक चैप्टर पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें हमने डिस्कस किया था फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो उसमें आपने ये नाम सुनेंगे, नॉन पोलर, पोलर पोलर या हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं, ठीक है। तो वहां से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हो कि जैसे हमारे पास नॉन पोलर या मैं फर्स्ट वन की जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे, हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, किस तरह के होते हैं, इनमें किस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये भी यहाँ पे जो आपका +1 है वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आते थे आपको, जैसे Cl2 है हमारे पास, तो Cl2 में एक हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इसमें किस तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेंगी। या हमारे पास यहाँ पे I2 है, आयोडीन है हमारे पास, इसमें किस तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेंगी। क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो यू नो वेरी वेल कि जो नॉन पोलर हमारे पास जो सब्सटेंसेस होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं, उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं, दीज आर डिस्पर्सन फोर्सेस, या उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोल देते हैं दैट इज लंदन फोर्सेस भी हम उनको बोलते हैं। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, दीज आर दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इधर एटम्स, ठीक है। इनमें क्या होंगे, हमारे पास जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे या तो एटम्स होंगे, एटम में भी लाइक हमारे पास जैसे नोबल गैसेज आती है हमारे पास,
हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, एटसेट्रा। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो आते हैं, जैसे हमारे पास Cl है, I2 है, हमारे पास H2 है या CH4 है। ठीक है, तो ये हमारे पास किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर कैटेगरी में आते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होती हैं, या तो इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके क्या होंगे? एटम्स। एटम्स में भी कौन से एटम? जो हमारे पास नोबल गैसेज हैं। नोबल गैसेज में कौन कौन सी नोबल गैसेज हैं हमारे पास? आप हीलियम का एग्जांपल दे सकते हो, आप इसमें नियोन का एग्जांपल दे सकते हो, आप इसमें आर्गन का एग्जांपल दे सकते हो, या जो जो भी आपकी नेक्स्ट नोबल गैसेज हैं, क्रिप्टॉन है, या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और कौन से बताए मैंने? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल कौन कौन से? Cl2, I2, H2, CH4। तो अब इसके बाद इनकी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन का भी पता होना चाहिए आपको। तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर डिस्पर्शन, डिस्पर्शन फोर्सेस, और डिस्पर्शन फोर्सेस का ही क्या नाम है? दैट इज लंदन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी इनको बोला जाता है। और ये जो लंदन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, दीज आर वेरी बिग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और इनको वैन वाल फोर्सेस भी के नाम से भी हम इनको जानते हैं। अब ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, इनके भी कुछ एक पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। जैसे इन सॉलिड्स, ये जो सॉलिड्स होते हैं, दीज सॉलिड्स आर जनरली सॉफ्ट होते हैं। ये क्यों सॉफ्ट होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आप इसको, क्योंकि आपने वहाँ पे जो आयनिक सॉलिड है वो पढ़ चुका है, उसमें क्या होते हैं? वो हार्ड होते हैं। तो ये सॉफ्ट होते हैं। क्यों सॉफ्ट होते हैं? क्योंकि इनमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ये जो सॉलिड्स हैं, इनमें किसी तरह का पोल नहीं होता, तो दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनमें कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होता है। ड्यू टू, क्योंकि ये सॉफ्ट हैं, तो सॉफ्ट होने के कारण इनका मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या आएगा? बहुत ही लेस यहाँ पे आएगा। और नेक्स्ट थिंग जो आपको पता होना चाहिए कि ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दे आर यूजुअली एग्जिस्ट इन गैसियस और लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये जनरली इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, रूम टेम्परेचर। ठीक है, सेकंड थिंग जो हमारे पास आती है यहाँ पे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास आर पोलर मॉलिक्यूल। इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर मॉलिक्यूल like HCl, SO2, etc. And the forces of attraction that are holding these molecules together are dipole forces। ठीक है, तो forces of attraction are dipole attraction। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि किसी में भी पूछा जा सकता है कि किस तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन करती हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर। तो वहां पे आपको एग्जांपल दे दिया जा सकता है HCl, SO2, I2, H2, ठीक है, या NaCl। तो इस तरह से आपको एग्जांपल दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होती है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। ठीक है, जैसे HCl है, तो HCl भी क्या है हमारे पास? आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव। एक और HCl है यहाँ पे, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव। इनके बीच में क्या होगी? आपकी अट्रैक्शन होगी। एक डाइपोल ये बना, एक डाइपोल ये बना। ठीक है, तो ये और ये एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगे? इसकी पोजीशन को डिस्टॉर्ट करेंगे। अपने फिजानों में भी पढ़ के रखा हुआ है। नाउ अब इनकी जो बात आती है हमारे पास, पोलर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, तो दे आर ऑल्सो सॉफ्ट, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी इलेक्ट्रिसिटी को है तो पोलर मॉलिक्यूल ये, बट ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है कंपैरेटिवली हाई होता है एज कंपेयर टू हमारे पास जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, और जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी ज़्यादा हाई नहीं होता है। एंड ये पोलर मॉलिक्यूल भी, अगर हम बात करें ये रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर में पोलर मॉलिक्यूल भी या तो एग्जिस्ट करेंगे
गैसियस स्टेट में या लिक्विड स्टेट में। थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं। दीज आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये 3 एलिमेंट ही पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इन दिस सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल। इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, मॉलिक्यूल, जिसमें और मॉलिक्यूल भी कैसा, विच कंटेन हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम भी किसके साथ लिंक्ड होना चाहिए, इन 3 एलिमेंट के अलावा किसी दूसरे के साथ अगर लिंक्ड होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन वहां पे नहीं होगी। वो किस केस में होगी, ओनली आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में ही ये होना चाहिए। ठीक है, अब नाउ जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब इसमें आ गई तो उसके बहुत सारे इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ते हैं, इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इनकी, तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग केस में, जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनसे क्या आता है, बहुत ज़्यादा जाता है। कंपैरेटिवली अगर हम कंपेयर करें इनसे तो ज़्यादा ही ये आएगा। ठीक है, तो और ये जनरली ये भी आपके, अगर मैं बात करूँ इनके स्टेट की बात करूँ तो ये भी वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर में अगर हम बात करें, वाटर को ही यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो। वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पे बनता है, तो आइस में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास आज हमने स्टडी किया, दैट इज आयनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। अब हमें 2 तरह के सॉलिड्स बचते हैं यहाँ पे, दैट इज कोवलेंट सॉलिड्स और मेटालिक सॉलिड। इनकी स्टडी हम कल करेंगे, तो इनको अपने अपनी कॉपीज में बना लेना। जिस तरह से मैंने क्वेश्चन बताया यहाँ पे कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चन को भी साथ साथ में फ्रेम करना है आपने। क्वेश्चन खुद बनाने हैं या अपनी बुक से भी आप देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। और अपनी नोटबुक, जिसको नहीं पता है, नोटबुक आपकी चेक होंगी, तो नोटबुक साथ साथ में आपने जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा वो आपकी कॉपी चेक की जाएगी। ठीक है, तो